आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने घोषित किए 22 कैंडिडेट्स। बड़े चालाक निकले शरद पवार, कांग्रेस नहीं उद्धव ठाकरे को दिया 41 सीटों का झटका। लोक गायिका शारदा सिन्हा आईसीयू में भर्ती, पति की मौत के बाद से परेशान रहती थी सिंगर। दाना ने छीन ली खुशियां, नहीं बजेगी बेटी की शहनाई और ना ही आएगा बारात। चीन ने तोड़ी चुप्पी, लद्दाख में सीमा से पीएलए सैनिकों की वापसी पर आखिरकार आया ड्रैगन का बयान। इजरायली एयर स्ट्राइक के बीच ईरान में बड़ा हमला, गोलीबारी में मारे गए 10 सैनिक। कितनी ताकतवर है नॉर्थ कोरिया की सेना जो गई रूस की मदद के लिए। भारत में ताबड़तोड़ डील और बन गई दुनिया की नंबर 1, इस कंपनी ने बनाया इतिहास। कबूल है कि जोया बनेगी दुल्हनिया, शादी की रस्में शुरू होने पर मंगेतर संग शुरबी ज्योति ने पहली बार शेयर की रोमांटिक फोटो। और टीम इंडिया अपने ही घर में हुई चारों खाने चित, नहीं तो टेस्ट सीरीज पर होता हमारा कब्जा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने दूसरी सूची में कुल 22 कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने पहली सूची में 99 कैंडिडेट घोषित किए थे। ऐसे में बीजेपी ने अब 121 कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में अभी तक सबसे अधिक कैंडिडेट का ऐलान बीजेपी ने किया है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 45 और अजित पवार की एनसीपी ने पहली और दूसरी लिस्ट में क्रमशः 38 और 7 नामों को मिलाकर कुल 45 कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। बीजेपी ने धुले ग्रामीण से राम भदाने को उम्मीदवार बनाया है। मलकापुर से चैनसुख संचेती को मैदान में उतारा गया है। अकोट से प्रकाश भारसाखले को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी नेता गोपीचंद पडलकर को जाट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। बीजेपी की पहली सूची में मुंबई की 14 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी सूची में मुंबई की एक भी सीट नहीं है। बीजेपी के मुंबई में कुल 18 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। 4 सीटों पर किसी उम्मीदवार की घोषणा बाकी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के भीतर सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और शिवसेना के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो फॉर्मूला सामने आया है उसके हिसाब से अभी तक दल 85 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी 255 सीटों का खाका तैयार हो गया है। बाकी 28 सीटों पर अब तक तकरार जारी है। इस सीट बंटवारे में सबसे मजेदार बात यह है कि तीनों दलों को एक भी भाव में तौला गया है और पूरी कवायद में एनसीपी शरद गुट ने बाजी मार ली है। अब तक सभी को लग रहा है कि सीट बंटवारे के इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। उसके पास 13+1 सांसद हैं। बीते 2019 के विधानसभा चुनाव में उनके पास 44 विधायक थे। दूसरी तरफ शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियों दो फार हो चुकी है। महाविकास आघाड़ी में शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट है। इनके पास क्रमशः 15 और 14 विधायक बचे हैं। इस हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी हर मामले में अपने सहयोगियों पर भारी है, लेकिन उसे कम सीटें मिली हैं। लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। शनिवार की सुबह उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू वार्ड में रखा गया है। हाल ही में उनके पति ब्रज किशोर की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। वह 80 वर्ष के थे। इस साल शारदा और उनके पति ने अपनी 54वीं शादी की सालगिरह मनाई। शारदा सिन्हा की उम्र 72 साल है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दिग्गज लोक गायिका शारदा सिन्हा को पिछले कुछ दिनों से खाने पीने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि उनके मेडिकल स्टाफ द्वारा अब तक कोई स्वास्थ्य बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठा साइक्लोन दाना भले ही लैंडफॉल के बाद कमजोर होता चला गया, परंतु दाना तूफान ने किसानों को ऐसी कड़वी यादें दे दी है कि किसान इसके बाद भी अपनी हालत पर रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। बिहार में दाना तूफान का असर पिछले 48 घंटे से लगातार देखने को मिल रहा है तथा जमुई जिले में दाना साइक्लोन को लेकर अच्छी खासी बारिश भी हुई, पर इस बारिश ने किसानों के चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली है। जिले में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ धान की पूरी फसल बारिश के कारण बर्बाद हो गई, फसल जमीन पर गिर गई।
जिसके बाद किसानों को अपने सर पकड़ने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा है। दाना साइक्लोन को लेकर जिले में पिछले 48 घंटे तक लगातार रुक-रुक कर बारिश होती रही। बारिश के कारण धान की खड़ी फसल खेतों में गिर गई। जमुई जिले के खैरा प्रखंड क्षेत्र के पकड़ी गांव के रहने वाले किसान विपिन कुमार ने बताया कि उन्होंने करीब 4 बीघे में धान की फसल लगाई थी, लेकिन अब उनकी धान की फसल नहीं रही। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार धान की जो फसल होगी उसे बेचकर थोड़े बहुत पैसे जमा कर वह अपनी बेटी की शादी करेंगे, लेकिन अब उनकी यह उम्मीद भी पूरी तरीके से टूट चुकी है। यही हाल दूसरे किसानों का भी है। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले में अब चीन ने चुप्पी तोड़ी है। चीन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख से चीनी और भारतीय सैनिकों की वापसी सुचारू रूप से हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 23 अक्टूबर को रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन से इतर अपनी द्विपक्षीय बातचीत में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास से सैनिकों के पीछे हटने और गश्त को लेकर हुए समझौते का अनुमोदन किया था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने शुक्रवार को बीजिंग में बताया, सीमा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चीन और भारत के बीच हाल ही में हुए समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने जवानों की वापसी में जुटे हैं और यह प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। भारत ने टकराव वाले स्थानों से सैनिकों को वापस बुलाने को लेकर चीन से हुए समझौते की करीब 21 अक्टूबर को घोषणा की थी और बीजिंग ने एक दिन बाद इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों पक्ष प्रासंगिक मामलों के समाधान तक पहुंच गए हैं और इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए नई दिल्ली के साथ मिलकर काम करेगा। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के तुफ्तान क्षेत्र में गोलीबारी की घटना सामने आई है। इजरायली एयर स्ट्राइक के बीच हुए इस हमले ने ईरान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अज्ञात बंदूकधारी द्वारा की गई गोलीबारी में ईरानी फाराजा फोर्स के 10 जवान मारे गए हैं। स्थानीय मीडिया और सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने बताया कि अज्ञात तत्वों द्वारा फोर्स पर हमला किया गया। हालांकि हमले को लेकर सरकारी एजेंसी ने ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दी और बताया कि इस पर जल्द ही विस्तार से बयान जारी किए जाएंगे। अधिकारियों ने अब तक हमले के लिए किसी भी संदिग्ध की पहचान नहीं की और न ही किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली। इजरायल ने शनिवार को ही ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। वैसे तो हाल में उत्तर कोरिया ने 2 वजहों से दुनिया में खूब सुर्खियां बटोरी है। एक तो उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर और दूसरा उसके शासक किम जोंग उन के अजीबोगरीब फरमानों के लिए। लेकिन अब उससे जुड़ी ये खबर दुनिया भर में फैली है कि उसके हजारों सैनिक यूक्रेन में युद्ध लड़ने में मदद करने के लिए रूस में आ रहे हैं। उत्तर कोरिया की सेना दुनिया की 4थी बड़ी सेना है। इसे ताकतवर सेना माना जाता है। इसे नॉर्थ कोरिया पीपुल्स आर्मी भी कहा जाता है। इस पर कोई शक नहीं है कि उत्तर कोरिया सेना के बल पर टिका हुआ देश है। हालांकि दशकों से उस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। भारत की कंपनियों से डील करने के मामले में एक विदेशी कंपनी खूब चर्चा में है। इसने पिछले दिनों टाटा ग्रुप से लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ कारोबार करने की बात कही है। ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि एनवीडिया है, जिसने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। शुक्रवार को ऐतिहासिक शेयर उछाल के कारण एनवीडिया दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। एनवीडिया ने कुछ समय के लिए एप्पल को पीछे छोड़ दिया। यह कुछ समय के लिए $3.53 ट्रिलियन के रिकॉर्ड मार्केट कैप का आंकड़ा टच किया था, लेकिन यह $3.47 ट्रिलियन मार्केट कैप पर बंद हुआ। LSEG डेटा के अनुसार दिन के दौरान 0.4% चढ़ने वाले एप्पल का वैल्यूएबल $3.54 ट्रिलियन पर समाप्त हुआ। कबूल है गुनाह, इश्कबाज और नागिन जैसे सीरियल से फैंस के दिलों में जगह बना चुकी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति की शादी की खबरें जोरों पर हैं। कहा जा रहा है कि वह 27 अक्टूबर को शादी के बंधन में बंधेगी। इसी बीच एक्ट्रेस ने बॉयफ्रेंड सुमित सूरी के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की और अपने रिश्ते पर मुहर लगाई है। यह फोटो उनके प्री वेडिंग रस्मों की झलक है। सोशल मीडिया पर तेजी से तस्वीरें वायरल हो रही है और उन्हें फैंस का प्यार भी मिल रहा है। वहीं फैंस बेसब्री से उनकी शादी की तस्वीरों का इंतजार कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीरों में ग्रीन कलर के खूबसूरत सूट में सुरभि ज्योति नजर आ रही है। वहीं सुमित भी मैचिंग कुर्ते
पाजामे में दिख रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा गया है, ये जड़ें गहरी है, धूप और बारिश, लचीलापन और अनुग्रह की कहानियां लेकर आती है। सुमित और मैंने प्रकृति की पवित्र छत्र छाया में यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करने का फैसला किया, उन पेड़ों का सम्मान करते हुए जो ऊंचे खड़े हैं और 5 तत्व जो हमें संपूर्ण करते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाली भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में हार का मुंह देखना पड़ा। टीम इंडिया अपने घर में टेस्ट सीरीज गंवा चुकी है। न्यूजीलैंड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, जिसने पहली बार भारत को उसके घर में हराकर टेस्ट सीरीज पर कब्जा किया है। 1955 से कीवी टीम भारत का दौरा करती रही है, लेकिन उसे सीरीज जीतने के लिए 2024 का इंतजार करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने लगातार 2 टेस्ट मैच जीतकर भारत से 3 मैचों की सीरीज जीत ली। पुणे टेस्ट मैच में उसने भारत को 113 रन से मात दी। पहले टेस्ट में मेहमान टीम ने टीम इंडिया को 8 विकेट से हराया था। इसके साथ ही भारत का अपने घर में लगातार 18 टेस्ट सीरीज जीतने का क्रम भी टूट गया। सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम की जमकर आलोचना हो रही है।